दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है लैंड यानी ज़मीन और उस पे बने स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना। इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और ये इन्वेस्टमेंट का बहुत पॉपुलर तरीका है। लोग लैंड में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में उनकी प्राइस बढ़ने से उन्हें प्रॉफिट हो और लोग घर या शॉप्स खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं जिससे कि उन्हें रेगुलर रेंटल इनकम आती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और ऑल का बटन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब तक की 29 वीडियोज़ में हमने मनी को डिस्कस किया है, यानी पैसा क्या है, कैसे बनाते हैं, यानी पैसे को प्रोटेक्ट करना अब तक हमने सीखा है। जो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाता या जस्ट क्रॉस कर पाता है, इन्फ्लेशन को जस्ट क्रॉस कर पाता है, इसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ गुजारा हो पाता है। अब से हम वेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। यस दोस्तों, पैसे को आने वाले समय में कैसे मल्टीप्लाई करें, इसे वेल्थ कहते हैं। वेल्थ की डिटेल डेफिनेशन तो पुराने वीडियोस में आपको देख के मिलेगी। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी है वो मनी और वेल्थ में डिफरेंस समझ गए होंगे और बाकी लोग भी उन्हें देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के बारे में पॉइंट वाइज डिटेल में बताया था। दोस्तों, शायद आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आज मैं आपको रियल इस्टेट में निवेश के बारे में बहुत सी नई जानकारी दूंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। यस दोस्तों, जो रियल एस्टेट सेक्टर में सालों से काम कर रहे हैं उन्हें भी शायद इन सभी बातों का पता नहीं होगा, तो उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। यस, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ फिजिकल तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना समझते हैं, पर आज के समय में रियल एस्टेट में हमारे पास फिजिकली इन्वेस्ट करने का भी तरीका है और साथ ही साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविज़न है हमारे पास। यस दोस्तों, तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से यानी फिजिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब है संपत्ति खरीदना, मीन्स प्रॉपर्टी खरीदना और उसके ऊपर अपना कंट्रोल या अपना स्वामित्व करना। आप खुद घर, ज़मीन या व्यावसायिक भवन खरीद सकते हैं और उसे किराए पे दे सकते हैं या फिर उसकी कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर सकते हैं। आप संपत्ति खरीदकर उसमें रेनोवेशन या मॉडिफिकेशन करके उसे अधिक कीमत पर बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। फिजिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 4 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, नंबर 3 कॉमर्शियल रियल एस्टेट एंड 4th वन इज़ इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। पहला वाला जो है लैंड, इसका मतलब है बिना कंस्ट्रक्शन के खाली ज़मीन, जैसे शहरों या गांव में रेजिडेंशियल प्लॉट, गांव में दूसरे टाइप के प्लॉट्स जैसे घेर भी कह देते हैं, और या फिर हम एग्रीकल्चर लैंड, ये सभी लैंड के उसमें आते परव्यू में आते हैं। सेकंड नंबर इज़ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। इसका मतलब है घर, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मोबाइल घर, ये नया कॉन्सेप्ट है आज के टाइम का, और ऐसी बिल्डिंग में निवेश करना जिसमें लोग रहते हैं, इसको कहते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। थर्ड इज़ कॉमर्शियल रियल एस्टेट। इस रियल एस्टेट का मतलब है ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे कार्यालय भवन, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मैरिज गार्डन, मार्केटिंग प्लेस, हॉस्पिटल, डाटा सेंटर एट्सेट्रा। चौथे नंबर पे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इसका मतलब है ऐसी जगह जो इंडस्ट्रियल बिजनेस करने के काम आती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, कारखाने, वेयर हाउसेस, गोदाम, कच्चा माल या तैयार प्रोडक्ट्स का भंडारण करना, फैक्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, औद्योगिक पार्क एंड लॉजिस्टिक हब्स एट्सेट्रा। अब 5th एक नया एस्पेक्ट
रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप नया तो नहीं है, मतलब एक नए टाइप की रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के कारण कई निवेशक मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं, यानी मैनेज करते हैं। जैसे उसमें कुछ डेवलप करना हो, उसका कुछ रेनोवेशन करना हो, जो भी है प्रबंधन कहते हैं सबको। जब उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो या तो पहले से तय किए प्रोपोर्शन में या फिर जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस प्रोपोर्शन में, उस रेशो में प्रॉफिट को बांट लेते हैं। अगर इस समूह के लोग ईमानदार हैं तो जिम्मेदारी आपस में बांटते हुए थोड़े एफर्ट से बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। किंतु इसमें सबसे बड़ा जोखिम यह है, अगर उस ग्रुप में एक दो या कुछ लोग बेईमान हों तब ईमानदार लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी रिस्क तो देखिए हर जगह होता है, लाइफ के हर हिस्से में है। आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी रिस्क है, तो रिस्क तो हमारी ज़िंदगी है, तो रिस्क जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट के किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करने पर हमें प्रॉफिट दो तरीके से मिल सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी उस ज़मीन या उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना, जो समय के साथ बढ़ी हुई प्राइस पे फिर सेल कर देना। अब वो ज़्यादा समय तक होल्ड करें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, रेनोवेशन या अपडेशन करके उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। या फिर दूसरा है रेगुलर रेंटल इनकम लेके, यानी उस प्रॉपर्टी से को किराए पे चढ़ा दो, चाहे किसी भी टाइप की हो, फ्लैट्स हो, आपका घर हो, किसी भी चीज़ को, या कुछ गोडाउन्स या किसी भी चीज़ को आप रेंटल इनकम ले सकते हैं उस पर। या फिर थर्ड एक ऑप्शन है कि इन दोनों का मिक्सचर, यानी आप साथ में ये भी कर सकते हैं और समय आने पर जब कीमत बढ़ जाए तब उसको आप बेच भी सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे ऊपर है कि हम इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। चाहे हम कोई भी ऑप्शन चुनें, पर रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। यस, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। इसलिए आप किसी भी तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लोकेशन को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, विचार कर लें। आमतौर पर रियल एस्टेट निवेश हमें वैसी लोकेशन पे ही करना चाहिए जिस लोकेशन की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उस प्रॉपर्टी की लोकेशन पे लोग रहना चाहेंगे, क्या आसपास अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स, मॉल्स हैं, क्या प्रॉपर्टी रोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, क्या वहाँ से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह या कहीं भी आना जाना आसान है या मुश्किल है, यानी रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, रोड की क्वालिटीज़ कैसी हैं। ये सब चीज़ें हमें उस लोकेशन के बारे में बताती हैं। ये तो था प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। अब मेन मेजर सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो फिजिकली था, सेकंड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में निवेश करना, या हम इसको कह सकते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन निवेश भी कर सकते हैं। ये नए टाइप की इन्वेस्टमेंट है, आज नए ज़माने की इन्वेस्टमेंट है। इसमें पहला ऑप्शन आता है REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यस दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करके उसका स्वामित्व और संचालन करती हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी इस टाइप के काम करती हैं। और निवेशक रीट्स में, REITS रीट्स में शेयर खरीद कर निवेश कर सकते हैं। ये वो शेयर होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। सेकंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स विशेष रूप से रियल एस्टेट के शेयर्स में निवेश करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि किन शेयर्स में उन म्यूचुअल फंड्स का निवेश है और कब कौन सा म्यूचुअल फंड किस शेयर में चेंज कर दे, यानी किसको सेल कर दे, किसको खरीद दे। लेकिन आपको निश्चिंत इसलिए रहना पड़ता है
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर संचालित करते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं, लाखों की सैलरी लेते हैं। यानी यदि आपको नॉलेज नहीं है, यदि आपको प्रॉपर्टी के बारे में और चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन जो फंड मैनेजर्स के दिमाग, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, इन सब का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक वो अपने आप इन्वेस्टमेंट को अलग अलग शेयर्स में स्विच करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे मैं डिटेल्ड नॉलेज की डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, आप उसको देखेंगे। थर्ड ऑप्शन ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ ETF ऐसे होते हैं जो REITs यानी रीट्स या रियल इस्टेट से जुड़े शेयर्स में ही निवेश करते हैं। अब ETF के बारे में भी डिटेल वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, सिखाऊंगा। फोर्थ नंबर, सीधे रियल इस्टेट के शेयर्स में निवेश करना। आप शेयर मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर सीधे ऑनलाइन या ब्रोकर्स के माध्यम से रियल इस्टेट से संबंधित शेयर्स खरीदकर उनमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की डिटेल नॉलेज अब जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि जल्दी ही हम उस पड़ाव पे आने वाले हैं जहाँ पे एक्चुअल मेरा ये जो पर्पस था ये वीडियो बनाने का, वेल्थ क्रिएशन का, वो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, सीधे आप छठी मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। इट वुड बी बेटर कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे जाएं, उसके बाद छठी मंजिल पे जाएं। वैसे तो एक तरीका ये भी है कि लिफ्ट से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आप चढ़ें और सीधे टॉप पे पहुंच जाएं, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं स्टेप बाय स्टेप बताना, क्योंकि जब तक आपका बेसिक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। खाली एक बार वैसे मुँह ज़बानी बता देना इज़ नॉट एनफ, इज़ नॉट सफिशेंट। मैं आपको इस तरह से बात करता हूँ जैसे आमने सामने बैठ के हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सीख सकते हैं शेयर मार्केट भी आने वाले समय में। तो उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो या काफ़ी वीडियोस आने वाले समय में बताऊंगा। आपकी नॉलेज भी अपडेट करूंगा, आपको सिखाऊंगा भी। आपकी नॉलेज के लिए कुछ ऐसी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती हैं, यानी NSE, BSE, यानी भारत के शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं शेयर्स, उनके कुछ नाम बता रहा हूँ। वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से हैं, स्टडी पर्पज़ से हैं। आप उनको देखिएगा, खुद की स्टडी कीजिएगा, या कैसे स्टडी करते हैं ये मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इनमें से कुछ शेयर्स के नाम सुन रखे हों या कुछ कंपनीज के नाम सुन रखे हों जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, या फिर इनमें से किसी कंपनी में कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी भी ले रखी हो सकता है आप लोगों में से, या आप लोगों में से किसी के पास इनमें से कुछ शेयर्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको लोधा ग्रुप भी कहते थे पहले, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा नहीं है ये, शोभा डेवलपर्स, प्रेस्टीज इस्टेट्स, अनंत राज, फोनिक्स मिल्स, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी के लिए। कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो रियल्टी सेक्टर में काम करते हैं, और इनके, अब देखिए, उन कंपनीज़ को यदि उनकी बिल्डिंग्स, उनके फ्लैट्स, वो जिस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं उनसे यदि उनको फ़ायदा होगा, उनको इनकम होएगी, तो उनके रेवेन्यू में झलकेगी, उनके नेट प्रॉफिट में शो होगी। अब नेट प्रॉफिट यदि उनका बढ़ेगा तो उनके शेयर्स की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे शेयर्स लोग सब लेना पसंद करते हैं जो कंपनी तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, जिनका नेट रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो दोस्तों, बगैर सीखे समझे किसी के सिर्फ रिकमेंडेशन पे कोई भी शेयर कभी नहीं लेना चाहिए। ये मतलब खुद से सीख के जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाए तब तक आपने शेयर्स खुद नहीं खरीदना चाहिए, खाली बताए हुए उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक शेयर का, ऐसा रियल्टी सेक्टर का ही एक शेयर है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ऐसे कुछ और भी शेयर्स हो सकते हैं। यूनिटेक, UNITEC, यूनिटेक, जो कि आज भी लिस्टेड है इंडियन शेयर मार्केट में,
और ये लगभग 500 रुपये से ज़्यादा था, मतलब आज की जो प्राइस है उसके मल्टीपल से, और आजकल 5-7 रुपये पे घूम रहा है। तो सिर्फ किसी के बताने से नहीं शेयर मार्केट में एंटर करना है, क्योंकि हो सकता है किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो, कोई किसी कंपनी के साथ अटैच्ड हो, कोई किसी कंपनी का स्पॉन्सर्ड हो, जो कि कंपनी उनको स्पॉन्सर करके उन शेयर्स के नाम अपने चैनल पे कहलवा के और वो खरीदवा दे वो, तो ये कुछ फ्रॉड भी हो सकता है इसमें। तो बी केयरफुल। ऐसे ही लोगों की वीडियो सुनिए जो सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह से अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को लोगों को शेयर कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो दोस्तों, यूनिटेक शेयर लेके बहुत सारे लोगों का काफ़ी पैसा डूब चुका है। इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने भी कभी किसी टाइम में यूनिटेक में काम किया था। आज के टाइम में मेरे पास ये शेयर नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट निवेश में अब हर चीज़ में कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए मैं कुछ आपको बताता हूँ रियल एस्टेट में निवेश करने के कुछ फ़ायदे। नंबर 1, वेल्थ क्रिएशन, यानी संपत्ति का निर्माण, यानी आप संपत्ति बना सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। रियल एस्टेट निवेश आपको संपत्ति या वेल्थ बनाने में मदद करता है। सेकंड नंबर, आय का स्रोत, यानी इनकम का सोर्स। आप मकान, दुकान आदि को किराए पे लेके नियमित रूप से उसको रेंट आउट करके नियमित रूप से रेगुलर रेंट ले सकते हैं। थर्ड बेनिफिट, मूल्य वृद्धि, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वो समय के साथ साथ आपके द्वारा इन्वेस्ट की हुई प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है, और आप उसको बड़ी ही कीमत पे जब बेचेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा या पैसा कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, पोर्टफोलियो में विविधता। यस दोस्तों, हम जो कमाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, बचत को कहाँ रखते हैं? कोई एफडी में रखता है, कोई आरडी में रखता है, कोई जीपीएफ में रखता है, कोई पीपीएफ में रखता है, कोई शेयर मार्केट में करता है, तो कोई गोल्ड में करता है, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो एक ये रियल्टी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना एक ऑप्शन है, एक प्रोविज़न है कि रियल्टी सेक्टर में भी हम निवेश कर सकते हैं और यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कभी भी एक जगह पैसे नहीं डालने चाहिए। तो इसलिए आप ये कई चीज़ों को सीख कर और इनमें पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आप सभी अंडे या सभी फल कभी भी एक बास्केट में न रखें, क्योंकि उनमें से एक दो भी यदि सड़ गया ना तो बाकियों को भी सड़ा देगा। तो हेल्दी फ्रूट्स रखने के लिए उनको पार्ट करें, सेपरेट सेपरेट रखें। इसी तरह आप भी अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं ऐसा जिसमें अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट हो। एक किसी टाइप के इन्वेस्टमेंट में कभी किसी वजह से, भूगोलिक स्थिति की वजह से, सामाजिक स्थिति की वजह से, सरकार की वजह से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से यदि डाउनफॉल आता है तो आपकी दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कम से कम अपलिफ्ट करके रखेगी। फिफ्थ पॉइंट, छोटी रकम से प्रॉपर्टी में भी निवेश किया जा सकता है। यस दोस्तों, इसके दूसरा पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, ड्रॉबैक या इसके क्या कहते हैं रिस्क या वो चीज़ बाद में आएगी, उसमें बताऊंगा। लेकिन पहले फ़ायदा बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास 1000 रुपये है स्पेयर, 5000 रुपये है, 10,000 रुपये हैं, तो क्या आप फिज़िकली प्रॉपर्टी खरीद सकते हो इससे? नहीं ना। लेकिन आज के टाइम में जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डायरेक्ट रियल्टी के शेयर्स खरीद के या रीट्स में इन्वेस्ट करके, कोई भी जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, उसको स्टडी करके आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी रकम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस दोस्तों, लेकिन आप मानो या ना मानो, आप सीख कर पेशेंस के साथ डिसिप्लिन्ड वे में कम पैसे से शुरुआत करके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट द्वारा भी रियल्टी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अच्छा चैनल आप देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, या फिर मेरे YouTube चैनल से भी आप सीख सकते हैं। आपके ऊपर है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगें तब उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मेरा पर्पज़ लोगों को सिर्फ सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाना है। इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं, कोई इसमें मैं कोई कोर्सेज नहीं बेच रहा, कोई पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। ओके, छठा फ़ायदा REIG, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ये क्या होता है? इसमें बहुत सारे लोग मिलकर बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई निवेशक मिले होते हैं, इसमें इकट्ठे होकर करते हैं, फिर उनका प्रबंधन करते हैं और उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। हो सकता है कई लोग मिलके एक प्लॉट ले लें, एक बड़ा सा प्लॉट ले लें, फिर उसमें कुछ जैसे कुछ किले ले लें, कुछ एकड़ ले लेते हैं जैसे आपने सुना होगा, फिर उसमें प्लॉट्स काट देते हैं, उसमें एक कॉलोनी काट देते हैं, प्राइवेट कॉलोनी काट देते हैं। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप, REIG। तो उनका प्रबंधन करके उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तब पहले से तय रेशो में प्रॉफिट को बांट लेते हैं। इस समूह के लोग जिम्मेदारी आपस में बांटने के कारण थोड़े एफर्ट से ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बेनिफिट था छठा। अब दोस्तों, अब किसी चीज़ में फ़ायदा है तो नुकसान का भी चांसेस है, रिस्क भी है, जोखिम भी है। आइए कुछ जोखिम के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कुछ जोखिम के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे जोखिम जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे होंगे आज तक, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो फिज़िकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और जैसे 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या और बड़ी अमाउंट। अब छोटे अमाउंट से ज़मीन, फ्लैट, दुकान आदि प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती दोस्तों। तो सबसे बड़ा तो जोखिम या रिस्क ये है कि हमें बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, बाज़ार में उतार चढ़ाव होता रहता है। रियल एस्टेट बाज़ार में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो आपके निवेश को प्रभावित करते हैं। आप जो कीमत प्राप्त करना चाहते हैं, सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, आज के कोई एक्स अमाउंट पे ले ली, भाई 20 लाख उस पर इन्वेस्ट कर दिया। आप चाह रहे हो कि इसको जिस टाइम में इसमें मुझे 50 लाख मिलेंगे तब मैं इसको बेचूंगा, और आपको अनुमान है कि जिस तरह से पीछे ग्रोथ चली आ रही है वैसे अगले 2 या 3 साल, 2-3 तो नहीं, यदि 20 लाख को यदि 50 लाख करना चाहते हैं तो आप कम से कम 8-7 साल तो लगेंगे। तो सपोज़ आप मान के चलें कि 8-7 साल बाद उस प्रॉपर्टी को, अब प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, फ्लैट्स भी हो सकते हैं, फ्लैट्स को डबल होने में मोर देन 10 ईयर लग जाते हैं, 12 से 15 साल लग जाते हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आज मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ 4 BHK है, ये कभी किसी टाइम में अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन वो लिया था 2009-10 में बुक कराया था, और 2009-10 से आज 2025 यानी लगभग 14-15 साल हो गए, आज जाके डबल रेट हुआ है, उसका डबल वैल्यू हुई है। तो दोस्तों, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, लोग सोचते हैं ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे बस यूँ चुटकी बजाते ही 2-3 साल में ही पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जब हम रियल एस्टेट से रिटर्न की बात करते हैं तो हम एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, जिसमें हर टाइप की रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हो उसके बारे में बात करते हैं। तो सिर्फ एक टाइप का नहीं, यानी न तो खाली प्लॉट की बात करेंगे, न खाली फ्लैट्स की बात करेंगे, न खाली शॉप्स की बात करेंगे, सबका एवरेज रिटर्न होता है उसकी बात करते हैं। तो आप मान लो जो कीमत हासिल करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी से, वो आप ये सोच के कर रहे हो कि आपको 3 साल में प्रॉपर्टी वो रिटर्न आपको मिल जाएगा, जैसे 1.5 गुना रिटर्न सपोज 3 साल में, 4 साल में आप सोच रहे हो मिल जाएगा। लेकिन इसकी रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हो गई और आपको इतनी डाउन होगी कि सेम रेट आने में उतने से ज़्यादा साल लग गए। जैसे अभी पिछले कुछ लगभग 10-15 साल पहले जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू थी, अब जाके 15 साल, 12 साल, 15 साल में जाके उस प्रॉपर्टी से ऊपर रिटर्न मिलना शुरू हुआ है। कुछ जगह पे, सब जगह नहीं, कुछ जगह पे तो ठीक ठाक रिटर्न मिल भी रहे थे। तो दोस्तों, मार्केट के हालात ऐसे होते हैं, तभी तो कहते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ खरीदना हमारी मर्ज़ी से होता है और उसको बेचना दूसरे की मर्ज़ी से, यानी ख़रीदार की मर्ज़ी से ही प्रॉपर्टी बिकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी खाली रहने की संभावना होती है। अगर आपकी संपत्ति खाली रह जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको रेंट आउट पर्पज़ से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई फ्लैट या कोई शॉप्स खरीदी, और उस रेंट को, उस शॉप या फ्लैट को लेने वाला नहीं आया कोई,
तब आपको उसको खाली रखा तो अब कुछ टाइम भी, कुछ महीने भी यदि खाली रख देंगे, क्यों, मान लीजिए आप किसी कोई फ्लैट आप चाह रहे हैं कि उसमें मुझे 15,000 मिले, उससे नीचे में नहीं मैं उसको किराए पे चढ़ाऊँगा, और आपको 3 महीने भी यदि 15,000 नहीं आए, 13-14,000 वाले ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन आप तो ठान के बैठे हैं कि नहीं भाई मैं 15,000 से कम तो चढ़ाऊँगा ही नहीं, चाहे खाली रह जाए। अब 3 महीने में आपने कितना लॉस उठा लिया ये देखिए। से फॉर एग्जांपल 15,000 के हिसाब से 15 तिये 45, 14,000 के हिसाब से 42, तो 42,000। अब आप 15,000 के हिसाब से 42,000 कितने महीनों में कवर करेंगे? 14,000 में यदि चढ़ रहा था किराए पे और आपने किराए पे नहीं चढ़ाया और आपने 15,000 पे चढ़ाया 3 महीने खाली रख के, तो वो जो 42,000 का जो लॉस हुआ वो 1,000 का ही प्रॉफिट लेने को आपको 42 महीने लग जाएंगे उसको कवर करने में। थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान आमतौर पे लोग नहीं रखते। 1 महीना भी खाली छोड़ दिया आपने यदि किराए पे नहीं चढ़ाया, मैं तो कहता हूँ उसको चाहे 1,000 रुपये कम पे चढ़ रहा हो, लेकिन इंसान यदि अच्छे हैं तो आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं उनको। नहीं तो 1 महीना भी खाली रख दिया ना तो वो 15,000 15 महीने में जाके 1,000 रुपये कवर होंगे। तो दोस्तों उस पीरियड से आय प्राप्त नहीं होगी यदि आपकी खाली रहेगी प्रॉपर्टी। तो 4th पॉइंट, प्रॉपर्टी की देखभाल और मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है, ये इसका डिमेरिट्स कह लो या रिस्क तो है ही है। संपत्ति के रख रखाव और मरम्मत में अधिक खर्च हो सकता है, और अब ये खर्च हो रहा है तो करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी की देखभाल और रख रखाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे नए किराएदार के आने पर पूरी प्रॉपर्टी की सफ़ेदी, डिस्टेम्पर, वाइट वॉश जिसको बोलते हैं, सफ़ेदी मीन्स वाइट वॉश, डिस्टेम्पर, कोई कुछ भी करा सकता है, वो करा के देना। अब मान लीजिए एक बंदा कोई आया 11 महीने के लिए, उसने वो प्रॉपर्टी ली, किराए पे रहा, 11 महीने के बाद चला गया। अगला जो किराएदार आएगा वो कहेगा जी एक बार वाइट वॉश या डिस्टेम्पर दोबारा कराइए तब मैं आऊँगा। अब सोचिए आपको 1 साल में हर महीने यदि नहीं सॉरी हर साल यदि 11-11 महीने के बाद आपने किराएदार यदि बदलने पड़ गए और हर बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ा, उसकी वाइट वॉश डिस्टेम्पर करना पड़ा, तो आपको खर्चा कितना जाके बैठ जाएगा। मीन्स आपका रेंट लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब सोचिए इस तरह से हर साल यदि किराएदार बदलते रहेंगे तो सारा किराया तो मेंटेनेंस में ही चला जाएगा। 5th रिस्क, नाजायज़ कब्ज़ा। लगभग आप सभी ने सुना होगा कि किसी मकान या दुकान के किराएदार ने उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया और किराया भी नहीं दे रहे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि भाई कब्ज़ा कर लेना ये, क्योंकि बहुत सारी कानूनी इश्यूज़ भी आते हैं, लेकिन होता है, सुना है हमने। तो किंतु अगर ऐसा हो गया, एक प्रॉपर्टी पे भी ऐसा हो गया, तो पहली बात तो टेंशन, जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक वो किराएदार जो कब्ज़ा करे बैठा है, जब तक वो छूटेगा नहीं, तब तक एक तो टेंशन, दूसरे कोर्ट कचहरी के चक्कर। अब कहीं कहीं कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसे गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं और कब्जे करने के कहीं कहीं इस टाइप के आते रहते हैं, जो बस इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क है इस चीज़ का भी। 6ठा पॉइंट, पूरी प्रॉपर्टी एक यूनिट की तरह काम करेगी दोस्तों। यस, अब सोचो कि आपने 20-30 साल खूब मेहनत करके और उसमें से बचत करके, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना है, उसमें से बचत करके और कुछ लोन भी लेके, बैंक से लोन लेकर आपने एक फ्लैट खरीद दिया। अब उसको खरीदना है, उसकी कीमत भी बढ़कर एक समय के साथ, एक टाइम के साथ उसकी कीमत भी बढ़कर से फॉर एग्जांपल 80 लाख या 1 करोड़ हो गई। कुछ साल पहले आपने सपोज खरीदा था तो 80 लाख या 1 करोड़ उस फ्लैट की कीमत होगी। तो यानी आप 80 लाख या 1 करोड़ के मालिक हैं। अब क्या हो, सिचुएशन क्या आ गई कि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, बच्चा या बच्ची, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, उसकी शादी करने का टाइम आ गया, या उसको हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है आपको विदेश भेजना पड़ जाए,
हो सकता है आपको किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल साइड में आपको एमबीबीएस कराना पड़ जाए बच्चा, और वहाँ आपको पैसों की ज़रूरत हो। सिर्फ और इस टाइप के खर्चे के लिए अगर आपको लगभग 30 लाख की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका फ्लैट 80 लाख से 1 करोड़ का है, आपने सारी लाइफ की जमा पूंजी उसी में लगा के बेचारे आपने उसमें कर दिया। एक नौकरी पेशा या जो नॉर्मल आम जो आदमी है उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपको इस टाइप के खर्चे के लिए आपको सपोज 30 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत पड़ गई, कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा है। क्यों? वो जो बैंक से लोन जो लिया था वो लोन अभी चल रहा है, जब तक उस लोन की किस्त पूरी नहीं होगी तब तक नया लोन मिला इतना आसान नहीं है, या मिलेगा तो फिर हायर रेट्स पे मिलेगा, तो वो भी नहीं मिल रहा है। अब आपके किसी मित्र या रिश्तेदार से भी पैसा जुगाड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद ज़रूरत पड़ने पे आपने भी उसकी मदद की थी या नहीं की थी। कोई कैपेबल हो सकता है आपका रिश्तेदार पैसे थोड़ा बहुत अरेंज करने के लिए, लेकिन शायद वो इस वजह से ना दे कि हो सकता है उसको ज़रूरत पड़ने पे आप उसके काम ना आए हों। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? क्या उस फ्लैट का, जैसे वो फ्लैट है 3 BHK 3 बेडरूम या 2 बेडरूम फ्लैट है, 2 बेडरूम किचन बाथरूम एक है, या 3 बेडरूम 2 बाथरूम है 1 किचन है। अब आप क्या करेंगे? क्या 30 लाख अरेंज करने के लिए उस 1 करोड़ के फ्लैट में से एक कमरा बेच सकते हैं? क्या आप उस फ्लैट में से एक किचन बेच सकते हैं? क्या उस फ्लैट का ड्राइंग डाइनिंग रूम बेच सकते हैं? क्या उस फ्लैट का बाथरूम बेच सकते हैं? यानी क्या आप पार्ट में एक हिस्सा, उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच सकते हैं? नहीं दोस्तों। तो जब ये नहीं कर सकते तो अब फंस गया ना आपका पैसा। तो इसलिए एक चीज़ में, एक प्रॉपर्टी में, एक ही जगह पे बहुत सारा पैसा लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। हमेशा पैसे को डिवाइड कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। तो ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, फ्लैट या प्रॉपर्टी एक यूनिट की तरह होता है, बिकेगा तो पूरा बिकेगा। इसका इलाज एक ही है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग बांट के इन्वेस्ट कीजिए। 7वां पॉइंट, नॉन स्ट्रेचेबल। ये जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कई बार कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन स्ट्रेचेबल होती हैं। यानी इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको, ये उन प्रॉपर्टीज़ पे लागू होता है जहाँ पे सरकार या सोसाइटी, सिर्फ आपका फ्लैट है, किसी सोसाइटी में हैं आप, तो उनके द्वारा कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से उसमें आप ज़्यादा फेरबदल या उसका एक्सटेंशन नहीं कर सकते। क्या आप फ्लैट में, यदि आपके पास 2 बेडरूम फ्लैट है, तो क्या आप उस फ्लैट में आप तीसरा रूम बना सकते हैं? क्या आप उस फ्लैट में एक बाथरूम और एक्स्ट्रा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि लॉज आपको परमिट नहीं करेंगे। मतलब उस फ्लैट का कवर्ड एरिया है, उसको एक्सटेंड करना फिजिबल नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। या गवर्नमेंट सोसाइटी है, से हुड्डा का, पुड्डा का, मतलब HUDA PUDA, पंजाब हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं, इनमें आपने एक प्लॉट लिया, उस पर घर बना दिया, सामने कुछ स्पेस, मेरे ख्याल में 40% या 60% स्पेस ओपन रखना पड़ता है, और शायद 60% आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्या आप एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्लॉज अलाउ नहीं करते आपको। अब ये मानिए आप, मैं अपना छोटा सा एग्जांपल मैं भी देता हूँ कि मेरे पास भी, सपोज़ मेरे पास ये फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ अभी, जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी हों, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ गई एक रूम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करने की। सपोज़ मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनके एजुकेशन के लिए, या शादी होगी उन बच्चों की, को एक सेपरेट रूम देना है और वो 2 BHK ही है, तो क्या मैं तीसरा रूम कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? पैसे हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकता, मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसको बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा और सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। किसी खास एरिया, जैसे कंटेनमेंट एरियाज़ होते हैं, अम्बाला है और दूसरे बहुत सारे कंटेनमेंट एरिया है, फौजी एरिया हैं, वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि आप 2 मंजिल मकान या 3 मंजिल मकान से ज़्यादा ऊपर नहीं बना सकते, उसको आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये कंपल्सन होता है। अब फिर भी आप यदि बनाएंगे, मतलब आउट ऑफ रूल बनाएंगे, तो दोस्तों
बुलडोजर चल सकता है, जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉब, ठीक है, जॉक्स अ पार्ट, मजाक कर रहा हूँ मैं। मतलब मैनेजमेंट कहिए या गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है आपको। आप यदि रूल तोड़ेंगे, रूल से बाहर जाएंगे, बाहर जाके कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सरकार एक्शन ले सकती है, क्योंकि देखिए गलत तो गलत होता है। अब हम कहें कि नहीं जी मैंने तो इतनी मेहनत के पैसे लगा के उस पर कंस्ट्रक्शन किया है, ये तो, लेकिन वो अलाउड नहीं है, फिर भी आपने गलत किया ना, तो गलत चीज़ों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, 8th पॉइंट, REIG, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप। इसमें कई निवेशक मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। ये रिस्क नंबर 8 बता रहा हूँ। किंतु इसमें सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर उस समूह या उस ग्रुप में एक बंदा या कुछ बंदे बेईमान हो, बेईमान मतलब नहीं पैचअप कर रहे हैं, उनकी अलग सोच हो, वो कुछ ज़्यादा शेयर चाहते हों, या कुछ 100 तरह की धोखाधड़ी आज के टाइम में, आप कलयुग है, आप जानते हैं इस बात को। कुछ लोग बेईमान हो, तब ईमानदार लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। 9th पॉइंट, अब ऑनलाइन के रिस्क, अब ऑनलाइन के छोटे छोटे कई रिस्क हैं, उनको शॉर्ट्स में बताऊं मैं यदि, तो ऑनलाइन शुरू तो कर देते हैं लोग, पर उसमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, या रियल्टी सेक्टर के शेयर्स का बिहेवियर का नहीं पता, उनकी नॉलेज की कमी है उनके बिहेवियर के बारे में, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, सीखना नहीं चाहते, सही गाइड की कमी है, उसको सही बंदा नहीं मिल रहा जो उसको सही गाइड कर सके, कंपनी के बारे में सही ज्ञान नहीं है या अधूरा ज्ञान है। ऐसे लोगों की सलाह मानना जिनको खुद इसका कोई ज्ञान ना हो। अब देखिए, आपने क्रिकेट सीखनी है, आप किससे सीखेंगे क्रिकेट? गुल्ली डंडा खेलने वालों से सीखेंगे, घर के मम्मी पापा से सीखेंगे, अड़ोसी पड़ोसी कोई ज्ञानी ध्यानी से सीखेंगे, या किसी क्रिकेटर से सीखेंगे, या किसी एकेडमी में सीखेंगे। या फिर हम एक एग्जांपल और लें कि यदि आपने मर्सिडीज़ कार लेनी है, तो आप किससे डिस्कस करेंगे, किससे पूछेंगे? मर्सिडीज़ कार के बेनिफिट कौन बताएगा? क्या आप एक साइकिल ओनर जिसके पास साइकिल है उस बंदे से पूछेंगे? क्या आप किसी के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है उस बंदे से आप मोटरसाइकिल के बारे में पूछेंगे? नहीं दोस्तों, वो मोटरसाइकिल या स्कूटर यूज़ करने वाला बंदा आपको क्या ज्ञान देगा पता है? आपको मिसगाइड करेगा, आपको गलत ज्ञान देगा, आपको मर्सिडीज़ के बारे में बताएगा ही नहीं। वो आपको बताएगा कि बाइक लेना कितना फ़ायदेमंद है मर्सिडीज़ के बजाय, कि आप बाइक से तो भिड़े से, क्योंकि आजकल जाम लगता है, भिड़े से रास्ते से आप निकल सकते हो, कहीं फाटक है, फाटक गिरा हुआ, उसमें से भी आप बाइक टेढ़ी करके निकाल सकते हो। बाइक तो कम तेल यूज़ करती है, एवरेज ज़्यादा देती है, यानी ऐसे 100 तरह के आपको ऐसे बता देगी। भी मर्सिडीज़ का एक शीशा टूट गया तो उसमें आपकी एक एक्टिवा आ जाएगी। इस टाइप के आपको ऐसे भाषण देंगे, आपको ऐसा माइंड वॉश कर देंगे कि आप जो करना चाहेंगे, आप लिफ्ट होना चाह रहे हैं स्कूटर बाइक से कार पे या कार से मर्सिडीज़ पे, यदि तो आप उस बंदे से पूछेंगे जिसके पास ऑडी होगी, मर्सिडीज़ होगी, जगुआर होगा, उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि यस मर्सिडीज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो हमेशा ज्ञान उन्हीं से लीजिए जिनको उस फील्ड का तजुर्बा है और जिन्होंने उस फील्ड में कामयाबी हासिल की है। यस दोस्तों, मैं इस फील्ड में आके अच्छी खासी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ और लोगों को भी हेल्प करना चाह रहा हूँ, समझाना सिखाना चाह रहा हूँ। और आप चाहे तो मेरी वीडियो से सीख सकते हैं या कुछ किसी और के भी वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो एक बार फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, शुरुआत कैसे करें। ठीक है, आपने इसका फ़ायदे भी देख लिए, नुकसान भी देख लिया, अब शुरुआत कैसे करें रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि मेरे ख्याल में सब लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, सब हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिनको तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब रियल इस्टेट निवेश में फ़ायदे और नुकसान के समझने के बाद प्रश्न आता है कि अब इसमें निवेश शुरू कैसे करें या किन किन बातों का ख्याल रखें। पहला, बाज़ार की सिचुएशन। रियल इस्टेट मार्केट में निवेश करने से पहले मार्केट की स्थिति का अध्ययन करें
और बाज़ार के रुझानों को समझें। आपको मार्केट के किस तरफ डाइवर्ट जा रहा है, कौन सा सेक्टर रियल एस्टेट के आगे बूम है कि डल हो चुका है, ये सब आपको देखने समझने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, अनुभव प्राप्त करें। आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और अपने वित्तीय सलाहकार या किसी रियल एस्टेट के विशेषज्ञ या किसी अनुभवी लोगों से सलाह लें जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया है, इस फील्ड में अच्छी इनकम क्रिएट की है। उन लोगों से सलाह लें, उनसे नहीं जिन्होंने इस फील्ड में आए और नुकसान उठाया। लोग अक्सर क्या करते हैं, उन नाकामयाब लोगों से ज़्यादा सीखने जाते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। नहीं दोस्तों, इस फील्ड में, हर फील्ड में, इसी नहीं हर फील्ड में कामयाब लोगों से हमें सीखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अपनी वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करें। यानी आपकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है। यानी रियल एस्टेट निवेश करने में जितना पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्या वो आपकी क्षमता के अनुरूप है, क्या आप वो अरेंज कर सकते हैं, आपके पास है या और अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से जो इंटरेस्ट पड़ता है वो आपके प्रॉफिट को घटा देगा। सपोज़ आप रियल एस्टेट में अपना पैसा लगा के इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप यदि लोन लेके करेंगे तो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतना तो लोन खा जाएगा, तो यानी आपको एक्चुअल में बेनिफिट इतना मिलेगा। और लोन भी किस टाइप का है, कौन सा लोन ले रहे हैं, क्या पर्सनल लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नो माय डियर फ्रेंड, कभी भी पर्सनल लोन के चक्कर में मत पड़ना। यानी लोन किस टाइप का है, अच्छा है या बुरा है, गुड लोन है या बैड लोन है। देखिए, मैं लोन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लोन को बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैंने भी लोन लिया था। जब फ्लैट लिया था तो फिर मैंने भी लोन लिया था। और अब हमें बस यही समझना है कि हम जो लोन ले रहे हैं वो गुड लोन है या बैड लोन है, और इन दोनों में फ़र्क को समझना है। बैड लोन से बचना चाहिए। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा गुड लोन बैड लोन के बारे में। और आज के टाइम में यदि कोई लोन के चक्कर में फंसा हुआ है, उसको भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कैसे उस लोन के चक्कर से आप निकल सकते हैं, कैसे जल्दी बाहर निकल सकते हैं उसमें। क्योंकि अब यदि इस पे मैं अभी ज़्यादा डिस्कस करने लग गया तो इस वीडियो का एरिया पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा फिर इसमें। पहले अपनी रणनीति तय करें। फोर्थ पॉइंट है, पहले अपनी रणनीति करें। आप किस प्रकार की संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं यह पहले से तय कर लें। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं पहले से डिसाइड करें। जैसे आप अगर प्रॉपर्टी को आप 2 वर्षों तक रखने के बाद 25 से 30% रिटर्न के साथ बेचना चाहते हैं, लेकिन अगले 5-7 सालों में सही दाम नहीं मिले, तो क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे, उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाएंगे? उस पे जो लोन आ रहा है, लोन का या बाकी क्या चीज़ें आप झेल पाएंगे? तो यानी अपनी रणनीति, आपका क्या स्ट्रेटजी होगी, सिचुएशन बदल जाती है तब आप क्या करेंगे, ये पहले से सोचना पड़ेगा। यानी ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, तीनों प्लान पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट, निवेश का पर्पस या उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस आंख मिच के भाई रामू शामू प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई राजेंद्र महेंद्र प्रॉपर्टी ले रहा है तो रविंदर भी प्रॉपर्टी ले ले। नो माय डियर फ्रेंड, हर एक का अलग टेम्पो होता है, अलग कैपेसिटी होती है, हर एक का पर्पस अलग होता है। हमें अपने पर्पस का पता होना चाहिए कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और आप इसे क्या आप इसे हासिल करना चाहते हैं, क्या आप इसे हासिल कर सकते हैं। जैसे मनी, इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपका पर्पस क्या है। मनी इनकम क्रिएट करना है, जैसे रेंट आउट करके उस पर मनी इनकम लेना है उससे। क्या आप उससे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पे बेच के कम पीरियड में और फिर दोबारा उसको री इन्वेस्ट करके देन अगेन री इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं। हमारे के रिलेटिव इस पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं हर एक का अपना अपना देखो तजुर्बा होता है, उस फील्ड में जिसका बढ़िया तजुर्बा हो। अब मेरा जिस फील्ड में है वेल्थ क्रिएशन पे जो तजुर्बा है, मैं तो इसके बारे में ही तजुर्बा दे सकता हूँ।
तो या कुछ लोगों का एक पर्पज़ होता है प्रॉपर्टीज़ का शो ऑफ करना, अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, अपने सोसाइटी में शो ऑफ करना, देखो मेरे पास ये है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, बेचारा उसका घर खर्च भी बड़ा मुश्किल से चल रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है कि आप मिलियनर बनना चाहते हैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके, क्या आप बिलियनर बनना चाहते हैं? मतलब आपको पहले से अपने पर्पज़ डिफाइन होना चाहिए। 6th पॉइंट, सही संपत्ति चुनें। अपनी निवेश रणनीति के अनुसार सही संपत्ति को चुनें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी पर पहले से कुछ इलीगल इश्यूज ना हो, जैसे बंटवारे का झगड़ा ना हो, कोई मल्टीपल लोगों का सेल ना की हुई हो प्रॉपर्टी। ऐसा हमारे सुनने में आता है कि एक ही प्रॉपर्टी को लोग 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं, बाद में फिर सब आपस में सिर फुड़ाते रहो, फिर जो सा पहला कब्जा कर लेगा वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, बाकी लोग लाइन में। कागज़ डुप्लीकेट तैयार हो जाते हैं, ऐसा सुना है हमने, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। या वो प्रॉपर्टी कब्जे की ज़मीन है, मतलब कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन है, उसके एक्चुअल पेपर्स नहीं हैं, या गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड है वो। इन सभी चीज़ों का लीगल इलीगल इश्यूज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए पहले, यदि जो भी प्रॉपर्टी पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मीन्स हैवी इन्वेस्टमेंट। आपकी बहुत सारी सालों की बचत, सालों की मेहनत यदि गलत जगह पे इन्वेस्ट होगी तो सब कुछ खत्म। तो नेक्स्ट पॉइंट 7th, निवेश करें, साथ में धैर्य रखें, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट निवेश में अच्छा मुनाफा लेने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और अपनी निवेश की रणनीति जो है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान करें, उस पर प्लानिंग करें और वेल्थ को कंपाउंड होने दें। क्या आप अपने घर को, जिस घर में रह रहे हो, उसको हर 6 महीने में बेचते हो? बेच सकते हो। क्या आपने शादी के टाइम में जो गोल्ड आपको मिला था, गिफ्ट में मिला था या फैमिली ने दिया था, क्या आप उसको हर 6 महीने, हर साल में उस गोल्ड को बेचते हो? नहीं दोस्तों। तो थोड़ा सा लंबा समय ज़रूर दें। पैसा कंपाउंड तभी होता है जब उसको टाइम मिलता है, फसल भी तभी। अब आपने फसल कौन सी लेनी है? गेहूँ, चावल, धान, इनकी फसल लेनी है जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हो जाते हैं? क्या ये फसल लेनी है? या आपको फसल लेनी है एप्पल की, फ्रूट्स की, जो आपको कम से कम 3, 4, 5, 6 साल लगते हैं, जिसमें आपको फ्रूटिंग आने में, जिसमें आपको इनकम आने में। तो जिस इनकम आने में समय लगेगा ना, वो बहुत बड़ी इनकम आएगी और आपको माला माल कर देगी, आपके लाइफ बना देगी वो चीज़। तो दोस्तों, वेल्थ को कंपाउंड होने दें, समय दें। अब वेल्थ कंपाउंडिंग पे भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब एक नया पॉइंट, यस, कैप रेट। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी शायद कैप रेट का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी तरह के रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी के कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट ज़रूर देखनी चाहिए। और बड़ी सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। कैप रेट से हमें पता चलता है कि किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, अंदाज़ा ले सकते हैं उसमें। ज़्यादातर यानी कि लगभग 90% लोग जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, उन्हें या तो कैप रेट का पता ही नहीं या फिर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। दोस्तों, ये 1-2 स्लाइड्स हैं, इनमें आप कैप रेट का फार्मूला देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोल के बताता हूँ। कैप रेट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें आप पूछेंगे कि भाई नेट ऑपरेटिंग इनकम ये क्या भला है, ये क्या होती है? ये होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू एनुअल रेंटल इनकम माइनस एनुअल मैनेज कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। इनका जो रेंटल इनकम में से जो खर्चा निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग इनकम। और नेट ऑपरेटिंग इनकम को जब करंट मार्केट प्राइस से, उस पूरी प्रॉपर्टी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे तो कैप रेट निकल आएगा।
उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्लाइड में भी है। माना कि 2 BHK फ्लैट ले रहे हैं हम और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 25 लाख रुपए। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट, देखो ये बॉम्बे का रेट नहीं है भाई, दिल्ली का रेट नहीं है, बॉम्बे का रेट नहीं है। नॉर्मल शहरों की, मिडिल क्लास शहरों के, जो मीडियम एवरेज जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 BHK फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस यदि 25 लाख है और उसको यदि हम उस फ्लैट को रेंट आउट करें और उससे हमें 10,000 रुपये पर मंथ आ रहे हैं। अब आप कहेंगे 2 BHK तो बॉम्बे में, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, रेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एवरेज फैमिली की बात, एवरेज सिटी की बात कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल रेंट है 10,000 रुपये महीना, तो यानी एनुअल रेंट क्या होगा? सबसे पहले हम एनुअल रेंट काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 10,000 एक महीने का है तो 12 महीने का कितना हुआ एनुअल, यानी सालाना कितना हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,20,000 रुपये। और मान लीजिए हम उस प्रॉपर्टी को, उस 2 BHK को मेंटेन करने के लिए हमें 10,000 रुपये सालाना लगते हैं। तो यहाँ नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई? यानी एन सालाना जो रेंटल इनकम माइनस उसकी जो मैनेज करने की, मेंटेन करने की जो खर्चा, यानी 1,20,000 माइनस 10,000 कितना रह गया? 1,10,000। तो इस एग्जाम्पल में नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू 1,10,000। तो दोस्तों अब कैप रेट निकालेंगे हम, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अभी निकाली थी हमने 1,10,000, इसको डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस कौन सा? 25 लाख। मैंने कहा था ना 2 BHK के आज के टाइम में कीमत है 25 लाख। तो 1,10,000 को 25 लाख से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये निकल आएगा शायद 4.4% निकलेगा। तो इसकी कैप रेट है 4.4%। अब आप कहेंगे जी ये तो मैथमेटिक्स और ये इकोनॉमिक्स ये लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा या इसकी ज़रूरत तब होती है जब हम उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे प्रॉपर्टी से कंपेयर करना हो, या 2 प्रॉपर्टी को कंपेयर करके 2 में से एक छांटना हो कि हम 2 हैं हमारे पास अवेलेबल, दोनों में से कौन सी लें। कैप रेट का इस्तेमाल 2 प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने में करते हैं। अगर 2 प्रॉपर्टी हमें बिल्कुल सेम लग रही हैं तो हम उनके कैप रेट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट में लॉन्ग रन में 10 से 12% एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो अब तक FD FDI जितने भी थे वो 6, 7, 5, 6, 7%, 8%, 8.5%, 9% तक भी हमें रिटर्न मिल रहा था। अब आइए अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट में सालाना एवरेज रिटर्न 10 से 12% मिल जाता है, कहीं 15-17% भी मिल जाता है, या किसी पार्टिकुलर टाइम फेज़ में, एक सीज़न में कुछ सालों में ज़्यादा रिटर्न होता है, अगले कुछ सालों में रिटर्न कम होता है। एवरेज जब उनकी सारी निकालेंगे हम, या कुछ प्रॉपर्टीज़ में, प्लॉट्स में ज़्यादा रिटर्न है तो फ्लैट्स में कम है, शॉप्स में ज़्यादा है, या किस में कम ज़्यादा, एवरेज रिटर्न जो है आमतौर पे सालाना 10 से 12% का मतलब है जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10% या 12% एवरेज रिटर्न बढ़ जाता है हमारा। तो रियल एस्टेट में 10% सपोज हम राउंड फिगर के लिए, क्योंकि 12 से थोड़ा है कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी, 10% हम जब मान के चलते हैं, जैसे 12 तक ले सकते हैं इजीली। अब फ्लैट वाले उसमें तो आपका मुश्किल से 6%, 5% भी हो सकता है, 6%, 7% भी रिटर्न हो सकता है, मतलब 10% भी नहीं मिलेगा आपको फ्लैट्स में। सब लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे शायद, कोई बात नहीं, देखिएगा धीरे धीरे जब आप सीखेंगे तब आपको समझ में आएगी ये बातें। रियल स्टेट्स में यदि हम 10% रिटर्न आता है और 1 लाख रुपए को हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं रियल स्टेट में, और 10-12% हमें 10% रिटर्न आ रहा है, तो हमारी वो 1 लाख की कीमत 20 साल के बाद हो जाएगी 6.73 लैक्स, 6.73 लाख हो जाएगी 20 साल में। 10% रिटर्न लेंगे 1 लाख रुपए से सिर्फ। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि 1 लाख में तो कोई प्रॉपर्टी आती नहीं। और दोस्तों इसी 20 साल के बजाय इसी प्रॉपर्टी को हमने 10 साल और बढ़ा दिया, यानी 1.5 गुना कर दिया इसको, तो कितना हो जाएगा रिटर्न 10% के हिसाब से?
ज़्यादातर को लगेगा कि भाई रिटर्न भी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 6.73 जो था वो लगभग 10 लाख के आसपास हो जाएगा, 6.25 लाख लगभग 10-11 लाख के आसपास हो जाएगा। नहीं दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। ये होता है कंपाउंडिंग कि 1.5 गुना समय दिया और वैल्यू बढ़ गई 17.5 लाख, 6.25 लाख से 17.5 लाख, यानी डबल से भी ज़्यादा। 1.5 गुना समय बढ़ाया और उसकी कीमत बढ़ गई डबल से भी ज़्यादा। दिस इज़ इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। इसको आगे समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन एंड ऑल बटन दबाना न भूलें। हैव अ नाइस डे।